नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में कुछ बेसिक इकोनॉमिक्स टर्म्स को समझने वाले हैं। अब आप कहिए कि भैया क्यों समझने वाले हैं, तो यह समझना इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि दोस्तों हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। हम किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, अब आगे चल के पूरा मार्केट ही क्रैश हो जाता है या उस कंपनी का शेयर प्राइस धड़ाधड़ नीचे की तरफ गिर रहा है, तो इस समय हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम किसी से पता करेंगे, यूट्यूब पे जाके वीडियो देखेंगे और वह यूट्यूबर बोल देता है कि अब तो यह और ज़्यादा गिरेगा, आप अपने शेयर को सेल कर दिए, तो उस समय आप अपने शेयर को सेल कर देते हैं। अब जब आप शेयर को सेल करते हैं उसी दिन से भैया पता चलता है कि अब तो इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर की तरफ धड़ाधड़ चढ़ने लगा और दोस्तों देखते देखते 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। अब भैया आपका दिल करेगा धक 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 धक, अरे यार कहाँ से कहाँ बेचे, अगर हम अपने पास रखे रहते ना तो इतना ज़्यादा पैसा कमा लेते। तो दोस्तों यह अगर आप वीडियो देखते हैं, यह टर्म्स को समझते हैं या हमारे कोर्स के वीडियो को आप देखते हैं, बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं, कोई भी पैसा नहीं ले रहा हूं, तो दोस्तों आपको यह सब कुछ नॉलेज हो जाएगा कि आखिर मार्केट अपना रंग रूप कब बदलता है। मार्केट क्रैश हुआ है तो क्यों क्रैश हुआ है, किसी कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, यह कहाँ तक गिरेगा और गिरने का आखिर कारण क्या है, और यह पता चल जाएगा तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि आखिर यह कब से चढ़ सकता है। तो दोस्तों यह सब कुछ आपको नॉलेज हो जाएगा, इसलिए यह सब कुछ देखना जरूरी है। तो भैया कितना ज़्यादा जरूरी है यह तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम इस वीडियो को करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख ही लेते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे कोर्स के सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। अब हम अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। इसमें जो नंबर 1 पे आता है वह जीडीपी है। देखिए दोस्तों, जिस भी देश के स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा हूं, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या इंडिया का या जिस भी देश में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस देश का जीडीपी हर साल बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो ठीक है, हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर नहीं बढ़ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? अगर जा रहा है तो भैया आपका पैसा डूब भी सकता है। तो यह भैया बहुत ही ज्यादा जरूरी है देखना। तो जीडीपी कितना ज्यादा जरूरी है ये तो आपको पता चल गया। तो अब चलिए हम जीडीपी को समझते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर हिंदी में समझे तो सकल घरेलू उत्पाद। अगर दोस्तों इसे आप आसान से भाषा में समझना चाहते हैं तो दोस्तों किसी भी देश का जीडीपी ऐसे निकाला जाता है, उस देश के अंदर पूरे 1 साल के अंदर जो भी सामान बना, जो भी सर्विसेज बिका, उसका जो मार्केट वैल्यू है, इसी को जीडीपी बोला जाता है। अभी आपको आसानी से समझ में नहीं आया होगा, समझा देता हूं। जैसे कि मान के चलिए कोई एक देश है, वह पूरे 1 साल के अंदर मात्र यह एक मार्कर बनाता है और इस मार्कर का जो मार्केट वैल्यू है, यानी कि यह मार्कर जिस प्राइस पे बिकेगा वह 10 रुपया है, तो उस देश का जो जीडीपी हो जाएगा वह 10 रुपया हो जाएगा। तो भैया जीडीपी यही होता है जैसे कि हम आपको बता दिए। अब दोस्तों उस देश के पास बहुत सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है मार्केट बनाने के लिए, या बहुत सारा ऐसा मार्कर भी उसके पास बन चुका है जिसका किसी का निब नहीं लगा है, किसी का बैक कवर नहीं लगा है, लेकिन बहुत सारा अभी रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। तो जो फिनिश हो चुका है ना प्रोडक्ट, उसी को भैया जीडीपी के अंदर जोड़ा जाएगा। जो अभी फिनिश नहीं हुआ है, पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है मार्केट में बिकने के लिए, तो दोस्तों उसे जीडीपी के अंदर नहीं जोड़ा जाता है। फिनिश प्रोडक्ट को ही जीडीपी के अंदर जोड़ा जाता है। अगर मैं कोई कोर्स भी बनाता हूं तो दोस्तों हमारे कोर्स का जो प्राइस होगा, जितना बिकेगा, वह सब भैया जीडीपी के अंदर जोड़ा जाएगा। जैसे कि कोई कंपनी है जो कि गाड़ी बना रही है, तो वह भी जीडीपी के अंदर जुड़ेगा। जो भी उसका गाड़ी का मार्केट वैल्यू है वह भी जीडीपी के अंदर जुड़ेगा। उस देश में जो भी सर्विसेज बिका, जैसे कि एरोप्लेन का टिकट बिका या जो भी है फिल्म का टिकट बिका, टोटल उस देश में जितना भी सामान बिका, उस सारे सामान के पैसे को जोड़ा जाएगा, उसी को भैया जीडीपी बोला जाता है। तो जीडीपी तो आपको समझ में आ गया और फिनिश प्रोडक्ट को ही जोड़ा जाता है, यह भी आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों जीडीपी से हमें क्या पता चल रहा है कि उस देश के अंदर कितना पैसा है, आखिर उस देश के पास कितना पैसा है, आखिर वह देश 1 साल के अंदर कितना कमाया, यही ना जीडीपी का मतलब हो गया। अब दोस्तों हम इस देश में रह रहे हैं तो हमारे देश का जीडीपी तो काफी ज्यादा है, लेकिन इस देश में जो लोग रह रहे हैं, जैसे कि मैं इस देश में रह रहा हूं, तो मैं कितना कमा रहा हूं यह भी तो भैया जरूरी है ना। यह पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि इस देश के लोग अमीर हैं या गरीब है, तो वह पता चलता है जीडीपी पर कैपिटा के वजह से। इसी से पता चलता है कि आखिर उस देश के जो नागरिक हैं वह कितना कमा रहे हैं। जैसे कि
अगर दोस्तों हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझे तो हमारे देश का जो पॉपुलेशन है ना वो करोड़ों में है। तो जरूरी तो नहीं है कि सभी लोग एक समान कमा रहे हैं। जैसे कि साल का मैं 2 लाख कमा रहा हूँ, तो क्या हमारे घर में जो भी लोग हैं वह क्या 2 लाख वो भी कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे हैं। कोई तो ऐसे ही बैठा हुआ है और कोई तो भैया साल का 20,000 भी नहीं कमा रहा है। तो अगर जीडीपी पर कैपिटा आप निकालना चाहते हैं तो इसका एक फॉर्मूला है, आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो है ना उसका नाम है इस तरीके से है, रियल जीडीपी, REALE, रियल जीडीपी बटा उस देश का जो टोटल पॉपुलेशन है। जैसे कि उस देश में जितना भी लोग रह रहे हैं उसको आप भाग दे दीजिएगा ना, तो उस देश का जो कि जीडीपी पर कैपिटा निकल जाएगा। जैसे कि इस देश का एग्जाम्पल के लिए हम बताए थे, इस देश का जो कि जीडीपी कितना था, 10 रुपये था। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। और दोस्तों इस देश में एग्जाम्पल के लिए मानिए कि 10 लोग ही रह रहे हैं, तो 10 लोग रह रहे हैं, तो अगर 10 से 10 को हम भाग दे देंगे तो निकल के कितना आ जाएगा, 1 रुपया। तो इस देश में जो लोग रह रहे हैं वह साल का 1 रुपया कमा रहे हैं। तो अगर निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, रियल जीडीपी यानी कि उस देश का अभी रियल में कितना जीडीपी है वह बाटा उस देश में जितना भी लोग रह रहे हैं उसे भाग दे दीजिएगा, तो जो भी निकल के आएगा वह भैया उस देश का जो कि जीडीपी पर कैपिटा हो जाएगा। यानी कि उस देश में एक व्यक्ति कितना कमा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दोस्तों 1 रुपया वह व्यक्ति पूरे साल के अंदर कमा रहा है। तो भैया सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे आप निकाल सकते हैं। और जीडीपी पर कैपिटा आप गूगल पर भी जाके हमारे देश का देख सकते हैं या कोई भी देश का हो वह आप देख सकते हैं। अब तो दोस्तों यह तो आपको कन्फर्म हो गया। अब देखिए कि दोस्तों हमारे देश में जो भी कंपनियां काम कर रही है उस देश को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिससे कि पता चलता है कि कौन सी कंपनी किस कैटेगरी के अंदर आएगी। यहाँ पर दोस्तों मैं लिख दिया हूँ। देखिए सबसे पहला तो भैया एग्रीकल्चरल हो गया। जो भी कंपनियां कृषि से रिलेटेड, कृषि मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड जो भी सामान बनाती है या बीज तैयार कर रही है, कृषि यानी कि खेती में जो भी यहाँ पर उस कंपनी के सामान को जो भी उनका प्रोडक्ट है उसे इस्तेमाल किया जाता है वह बीज ही हो गया, उस सबको एग्रीकल्चरल के अंदर जोड़ा जाता है। उस कंपनी का कैटेगरी एग्रीकल्चरल हो जाएगा। तो पहला तो भैया यह हो गया। दूसरा आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि मशीन, जैसे कि मशीन और उपकरण यानी कि ऐसी कंपनियां जो कि मशीन बनाती है, उपकरण तैयार कर रही है, यह सब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाएगा। अगर हम बात करें तो जो FMCG कंपनियां हैं, FMCG जो कंपनियां हैं यह मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाएगी। उसके बाद भैया फार्मा जो कंपनी है, फार्मा भी कंपनी इसी के अंदर आ जाएगी, क्योंकि वह भी तो भैया जो दवा तैयार करे वो मैन्युफैक्चर ही ना कर रहा है, तो यह भी इसी के अंदर आ जाएगी। जो केमिकल कंपनी होती है, केमिकल कंपनी की बात करें तो वह भी भैया इसी के अंदर आने वाली है। और उसके बाद दोस्तों तीसरा जो आता है वो है सर्विसेस आ जाएगा। सर्विसेस में सिंपल सा है कि जो भी कंपनियां सर्विस दे रही है, जैसे कि आईटी जो भी कंपनियां होती है, जैसे कि अगर हम TCS की बात करें तो वह सर्विसेज के अंदर, बैंक जो है वह भी सर्विसेज के अंदर। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जैसे कि बैंक आप लिख सकते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस लिख सकते हैं। उसके बाद ई-कॉमर्स जो कंपनियां है वह लिख सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट जो कंपनियां है, एसेट मैनेजमेंट जो कंपनियां है वह भी इसी के अंदर आने वाली है। आईटी कंपनियां है वह भी इसी के अंदर आने वाली है। तो यह तो भैया आपको पता चल गया। यह दोस्तों नोट्स बना लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल सा होता है महंगाई। अगर किसी देश का महंगाई दर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो उस देश के लिए वो खतरनाक हो सकता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो RBI के अनुसार अगर हमारे देश का महंगाई दर 4 से 6% है तो भैया ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यह भी आप देख लीजिएगा, जिस भी देश में आप इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं क्या उस देश का इन्फ्लेशन रेट सही है। अगर सही है तो ठीक है। देखिए महंगाई क्यों बढ़ता है, इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है ना महंगाई बढ़ने का, वह यही 3 कारण होता है। अगर सबसे पहले बात करें तो जियोपॉलिटिकल इशूज़, उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई, उसके बाद वैल्यू ऑफ मनी। अगर दोस्तों डिमांड ज़्यादा हो रहा है और सप्लाई कम है तो इस समय ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ जाएगा। नॉर्मल सी बात है। अगर किसी देश का डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई कम हो रहा है तो महंगाई तो बढ़बे करेगा, सिंपल सी बात है। अगर दोस्तों हम बात करें तो अगर
किसी देश का डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई भी बढ़ रहा है तब ठीक है, लेकिन डिमांड बढ़ रहा है सप्लाई नहीं बढ़ रहा है तब भैया दिक्कत हो सकता है। तो यह भी जानना जरूरी था, इसीलिए हम आपको बता दिए। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं रिसेशन के ऊपर। देखिए रिसेशन का मतलब होता है मंदी। अगर किसी देश में मंदी चल रहा है तो दोस्तों उस देश के में जब आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो बहुत दिन तक आपके पैसे का वैल्यू बढ़ने वाला नहीं है। जितना आज है वही दोस्तों जब तक रिसेशन रहेगा तब तक रहने वाला है। जैसे कि 2008 में आया था, हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे, तो उस समय रिसेशन आया था। तो यह तो भैया मंदी आ जाता है। अब रिसेशन आने से होता क्या है यह भी दोस्तों जानना जरूरी है ना। तो रिसेशन आएगा तो सबसे पहली बात कि लोगों का नौकरी जाएगा। जब नौकरी जाएगा तो भैया पैसा नहीं आएगा, लोगों के पास दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है, जब नौकरी चल जाएगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वह स्टॉक मार्केट में डालेंगे नहीं, तो बहुत दिन तक शेयर का प्राइस फ्लैट रहता है, नहीं ज़्यादा बढ़ने के लिए देखने को मिलता है। तो भैया यह भी था, इसीलिए हम आपको बता दिए। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं करंट अकाउंट डिफेक्ट के बारे में। चालू खाता घाटा हिंदी इसका मतलब होता है अगर कोई देश जो कि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है एक्सपोर्ट कम कर रहा है तो उस समय उस देश को इसका सामना करना पड़ सकता है। अगर हम अपने देश की भी बात करें तो भैया यही कुछ स्थिति अभी हमारे देश का है। देखिए इंपोर्ट का मतलब होता है, इंपोर्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो इंपोर्ट का मतलब होता है कि हम दूसरे देश से जो कि सामान मंगाते हैं उसको इंपोर्ट बोला जाता है। तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा सामान आता है। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारे यहाँ से सामान भेजा जाता है, उसको एक्सपोर्ट बोला जाता है। तो हमारे देश में सामान दूसरे देश से काफ़ी ज़्यादा आता है और हमारे देश से सामान काफ़ी कम जाता है, यानी कि हम बेचते कम है और ख़रीदते ज़्यादा है। इससे जानते हैं दोस्तों होता क्या है, क्योंकि हम किसी भी देश से कोई भी सामान खरीदते हैं ना तो डॉलर में हम पेमेंट करते हैं, और किसी भी देश को हम सामान बेचते भी हैं तो वो भी हमें डॉलर में ही पेमेंट करते हैं। हम खरीदते हैं तब भी डॉलर ही देते हैं, डॉलर ही देते हैं, खरीदते हैं तब भी हम डॉलर ही देते हैं, और बेचते हैं तब भी हमें डॉलर ही मिलता है। अब दोस्तों हम क्या होता है कि हम तो खरीदते ज़्यादा हैं तो डॉलर में हम पेमेंट ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम बेचते कम है तो हमारे पास डॉलर आता कम है। अब डॉलर कम आता है लेकिन हम डॉलर दे ज़्यादा रहे तो डॉलर तो हमारा ख़त्म हो जा रहा है, तो फिर से हमें डॉलर खरीदना पड़ता है, और डॉलर खरीदने के लिए हमें रुपए देना पड़ता है। तो रुपए हमें देना पड़ता है तो दोस्तों इससे जानते हैं क्या होता है कि डॉलर का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि हम डॉलर खरीद रहे हैं तो डॉलर का रेट बढ़ जाता है और हमारे रुपए का रेट कम हो जाता है। तो दोस्तों यही कारण है कि हर साल डॉलर का रेट जो कि बढ़ रहा है और डॉलर के मुकाबले हमारे इंडियन रुपीस का रेट जो कि कम हो रहा है। तो यह तो भैया आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं आखिर इंडियन स्टॉक मार्केट में किस तरीके के इन्वेस्टर है, यानी कि कैसे कैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, यह जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर हम इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कि मैं लिख दिया हूँ, आप चाहते हैं तो इससे नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 3 तरीके के इन्वेस्टर हैं। सबसे पहला तो रिटेल इन्वेस्टर, जैसे कि हम हो गए या आप हो गए। अगर आप 2-4 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रिटेल इन्वेस्टर ही हैं। तो यह भैया आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसे हम सभी लोग DIIS कहते हैं। यह दोस्तों आप लोगों को कई बार यह सुनने के लिए मिलता होगा। अब देखिए यह डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, यह हमारे देश के बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है, इसी को यह बोला जाता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसे कि हमारे देश की म्यूचुअल फंड है जो कि स्टॉक मार्केट में अपना पैसा डालती है, तो म्यूचुअल फंड DIIS। उसके बाद इंश्योरेंस जो कंपनियां देती है वह भी पैसा लेती है, तो क्या करती है स्टॉक मार्केट में डालती है, तो वह भी भैया। उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वह भी भैया इसी के अंदर आती है। तो यह तो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों यह 2 हो गया, सबसे पहला रिटेल इन्वेस्टर और उसके बाद DIIS। उसके बाद नेक्स्ट FIIS, जिसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहा जाता है। जैसे कि हम आपको बताएं ना कि हमारे देश की बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि हमारे देश के जो कि
स्टॉक मार्केट में पैसा अपना डालते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, ये सब हमारे देश के जो कि स्टॉक मार्केट है, हमारे देश का जो स्टॉक मार्केट है, इनमें पैसा लगाते हैं। वैसे ही बाहर की जो कंपनियां हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनियां हो गई, तो यह सब तो हमारे देश में ही पैसा डाल रहे हैं। लेकिन बाहर की जो कंपनी है, विदेश की जो कंपनियां है, जैसे कि अमेरिका की कोई कंपनी आई और हमारे देश में इन्वेस्ट की, तो वह FIIS हो जाएगी, यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो जाएगी। और उसे इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा जो पैसा लगा हुआ है वह इन्हीं लोगों का लगा हुआ है। बाहर के ही जो इन्वेस्टर है उन्हीं का पैसा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। क्योंकि भैया हमारे देश के लोग तो स्टॉक मार्केट को जुआ समझते हैं, जुआ समझते हैं, तो वो तो पैसा डालते नहीं है। बाहर के जो लोग हैं वो लोग आते हैं, पैसा डालते हैं, पैसा कमाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तो थोड़ा आप भी सीखिए और इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग कहिएगा ना तो महंगाई के ऊपर बना देंगे, क्योंकि महंगाई को हम डिटेल्स में बात नहीं किए हैं, तो यह एक बड़ा टॉपिक बनेगा, तो यह अलग से हम एक वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में हाल फिलहाल इतना ही था, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। चलिए बाय बाय।